हमारे बुजुर्ग हमारे समाज की विरासत हैं और विरासत का देखना और चलना दोनों चीजें जरूरी हैं। यानी कि बुजुर्गों का जितना देखना जरूरी है उतना ही चलना भी, क्योंकि वो हमारे परिवारों की धरोहर भी होते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या जो बुजुर्गों को आ रही है वो आती है 60 के बाद चलने फिरने की, जॉइंट रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट। ये सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में आ रही है। ये कितना ज़रूरी है, इसका सक्सेस रेट कितना है और कितने सफल होते हैं बुजुर्ग इस सर्जरीज को करवाने के बाद, ये सारी बातों पर रोशनी डालेंगे। और हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए इसे अभी से शेयर कर दीजिए। हमारे साथ है आज श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट कंसल्टेंट या सर्जन कहिए, डॉक्टर विकास पादा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, और न्यूज रूम 24 के दर्शकों को मेरा प्रणाम। कितना जरूरी है, मैं पहला सवाल सीधा वही पूछूंगा, बुजुर्गों के लिए जहां उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस जहां से उनके घुटने चल नहीं पाते, नी रिप्लेसमेंट कितना जरूरी है? दीपक जी, ऐसा है कि नी रिप्लेसमेंट जो है ये सर्जरी है लास्ट स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ये सबसे पहले सब में यही धारणा है, और मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारे बुजुर्ग डॉक्टरों के पास पहुंच जाने से इसलिए कतराते हैं कि जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो नी रिप्लेसमेंट बता देंगे क्योंकि घुटने में दर्द है। नहीं, घुटने के घिसने की स्टेजेस होती हैं। जो अर्ली स्टेजेस होती हैं, जैसे हम 4 स्टेजेस में बांटते हैं, जो अर्ली स्टेजेस होती हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो उसमें हम आराम से दवाइयों से, एक्सरसाइजेस से, कुछ प्रिकॉशंस लेने से और कुछ सप्लीमेंट्स लेने से हम आराम से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं और अच्छे से चल फिर सकते हैं। जैसे वेट रिडक्शन करके, है ना, कुछ मेजर्स हैं जिससे वो एक किस्म से, मैं कह नहीं सकता कि रिवर्स हो जाता है, लेकिन एक जगह ठहर जाएगा और प्रोग्रेस होने से रुकेगा। तो वहां तो कोई सर्जरी का रोल नहीं है। लेकिन एंड स्टेज आर्थराइटिस क्या होती है, एडवांस स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसमें क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है, हमारे जो घुटने के एंड्स होते हैं, जहाँ पे थाई बोन जिसको फीमर बोलते हैं, टिबिया बोन होती है, लेग बोन जिसको टिबिया बोलते हैं, उनके एंड्स जहाँ पे मिलते हैं, और साथ में जिसको चपनी बोलते हैं हम, पेटेला, ये तीनों बोन्स वहां पे मिलती हैं। इनकी जो कवरिंग्स होती हैं, जो एंड्स होती हैं, वहां पे एक नेचर ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाया हुआ है, नेचुरल। वहां पे वो मोटी सी परत होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपने बोला 60 इयर्स के लगभग, लेकिन अगर ओवरवेट हैं या और इश्यूज हैं तो वो पहले भी हो सकता है कि वो कार्टिलेज घिसते घिसते जो है वो पतली पड़ जाती है। और जब ये कार्टिलेज जो प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो जाती है तो हड्डी नंगी हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे हमारे यहाँ स्किन में जख्म हो जाता है, नंगी हो गई स्किन, है ना, वो जख्म वाली स्किन हो गई। उसी तरह से समझो कि एक हड्डी में भी जख्म हो जाता है, हड्डी के एंड पे, ऊपर वाली हड्डी के एंड पे जख्म, नीचे वाली हड्डी के एंड पे जख्म। और वो क्या होती है, ऐसे जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जैसे हम एक्सरे देखते हैं, जैसे हम आम भाषा में आप सोचते हो गैप आ गया, तो नेचुरली क्या असलियत में क्या होता है कि गैप आना नहीं होता, गैप होता है। गैप होता है क्योंकि वो कार्टिलेज जो है वो ब्लैक ब्लैक दिखती है एक्सरे में, वो हड्डी व्हाइट दिखती है। जितनी मोटी ब्लैक शेडो होगी उतनी हेल्दी जॉइंट होगा, क्योंकि वो कार्टिलेज उतनी अच्छी है। जितनी पतली होती जाएगी वो गैप कम होगा। जो लोग बोलते हैं गैप हो गया, नहीं, गैप कम होना इज ए प्रॉब्लम, गैप होना इज ए गुड थिंग। तो कार्टिलेज मोटी है, गैप ज्यादा है, वो जॉइंट इज गुड। लेकिन क्या होता है कि हम यूजुअली देखते हैं अंदर वाली साइड से जो है वो गैप कम होना शुरू हो जाता है, वो कार्टिलेज घिस जाती है और जो हड्डी के ऊपर हड्डी टकराना शुरू हो जाती है। किस एज से डॉक्टर साहब अमूमन नॉर्मल आदमी में आर्थराइटिस की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है? ये जो एज, ऐसे तो आर्थराइटिस जो है वो अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे 300-400 तरह की होती है यूजुअली। लेकिन ये जो सबसे कॉमन वाली है, जो विद एज होती है, जिसको हम बोलते हैं घिसने के कारण होती है, इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। यही जो मैंने मैकेनिज्म बताया। इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं? रीजन जेनेटिक भी होते हैं, और कई बार किसी को चोट लग गई होती है तो जल्दी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर विद एज होता है। जैसे ये मैंने बोला, कार्टिलेज पतली होती जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी एज के साथ। जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर है तो कार्टिलेज का पतला होना भी इज द सेम प्रोसेस। तो ये जब पतली हो जाएगी, जब ये घिस जाएंगे जोड़ और हड्डी के ऊपर हड्डी टकराएगी, क्या होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस? एक तो पेन बहुत होगी, दूसरा क्या होगा, हड्डी एक साइड से बैठ जाएगी, जोड़ जो है टेढ़ा, आप देखते हो अंदर की तरफ मुड़ गया होता है जोड़, और जो चाल जो होती है वो फिर एक डक लाइक गेट हो जाती है। जैसे अंदर को मुड़ गया जोड़ तो पेशेंट नॉर्मल नहीं चलता, वो बुजुर्ग
ऐसे ऐसे करके डक लाइक गेट। ज्यादा फीमेल्स में होती है डॉक्टर साहब या मेल्स में? मेल्स में भी कॉमन है, लेकिन ज्यादा देखने में फीमेल्स में रेशो उसका दिखती रीजन है। क्या हो सकता है? उसमें ज्यादातर फीमेल्स हम देखते हैं ओवरवेट होती हैं, Okay. और भी काफी जेनेटिक रीजंस भी बताए गए हैं। या ऐसा तो नहीं कि जैसे आजकल हम ये देखते हैं बहुत ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं या लोग कहते हैं कि नॉर्मली क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन्होंने कैल्शियम नहीं लिया और लेटर स्टेजेस में जाकर फिर उनको ये दिक्कत आती है। नहीं उस वजह से ऐसा है कि जो कैल्शियम वाला इशू है वो बोन्स के साथ अच्छा, है। वो नहीं। वो बोन्स की प्रॉब्लम अलग है, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ जॉइंट्स। Joints, okay. ये कंफ्यूज नहीं करना है। जो कैल्शियम वाला इशू है या हड्डियों के वीक होना है, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं। दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जहां पे हड्डियां आपस में मिलती हैं, जैसे नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इज बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। Right. तो जॉइंट अगर हेल्दी है तो हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, हम चल, और लोअर लिम्ब के जॉइंट्स हेल्दी हैं, पर्टिकुलरली नी जॉइंट अच्छा है, तो हम अच्छे से चल पाएंगे। तो इसलिए जैसे आपने शुरू में बोला कि जैसे देखना बुजुर्गों के लिए जरूरी है, वैसे चलना भी उतना जरूरी है, क्योंकि एक बार चलना बंद हो गया तो फिर बुजुर्गों का जो dead प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं, कंपाउंड हो जाती हैं। इसलिए जैसे बुजुर्ग आंखें बनवाते हैं, अगर एंड स्टेज आर्थराइटिस हो गई है, घुटने घिस गए हैं, घुटने टेढ़े हो गए हैं और इतनी पेन हो गई है कि किसी भी चीज से ठीक नहीं हो रही, और आपसे 4 कदम नहीं चला जा रहा, आपका घुटना मुड़ नहीं रहा, तो वो स्टेज आ गई है कि आपको अपने घुटने भी बनवाने हैं, आंखों के साथ साथ घुटने भी बनवाने हैं। तो इसमें हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि नी रिप्लेसमेंट इज ए मिसनॉमर। अच्छा, ये गलत नाम है, ये जिसने भी दिया उसको हमें कोसना चाहिए, इसका क्या क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है ना पेशेंट की साइकोलॉजी पे बहुत है। हम कंफ्यूज करते हैं, हम कई लोग नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, कई नी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लंग ट्रांसप्लांट होता है, अब तो ब्रेन ट्रांसप्लांट की भी बातें हैं कि एक ऑर्गन निकाला और दूसरा उसकी जगह डाल दिया, तो ये बहुत बड़ी सर्जरी होती है, एक्सपेंसिव सर्जरी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम एक नी को निकाल के दूसरा नहीं डालते हैं, नी आपका वही है, नी वही है। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, हम सब ने जब हमारे दांत खराब होते हैं तो डेंटल सर्जन के पास जाते हैं, और वो क्या करते हैं, रूट कैनाल करते हैं। वो हमें बुलाते हैं, 2-3 सिटिंग्स करके रूट कैनाल करा, टेम्पररी फिलिंग, फिर परमानेंट फिलिंग, और उसके बाद क्या करते हैं, वो कैप लगाते हैं। हाँ, उसके ऊपर एक कैप आता है। तो मैं अगर इसको आम भाषा में लोगों को समझाना है कि नी रिप्लेसमेंट, या जिसको हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, मैं उसको नी रीसरफेसिंग कहूंगा। क्योंकि होता क्या है, जॉइंट के जो बोन्स के एंड्स हैं, जो सरफेस हैं, वो खराब हो गई हैं, उनको हमने रीसरफेस, उनकी सरफेस को नया बनाना, वही रहनी है, बिल्कुल उनकी सरफेस रीसरफेसिंग। तो मैंने इसमें रूट कैनाल, जो थाई बोन जिसको फीमर, वो की, और फिर टिबिया में की, और उन दोनों में कैप लगा दिया और बीच में एक इंसर्ट लगा दिया, जिससे मोबिलिटी वापस आ गई। तो इसका क्या फायदा हुआ, इसका ये फायदा हुआ कि ये जो पेन का कारण था, घिसी हुई बोन या जिसमें जख्म हो गए बोन में, वो हमने उसको पूरा साफ सफाई करके, जैसे रूट कैनाल हो गई तो उसके ऊपर हमने कैप लगा दी, तो वो कवर हो गई। दूसरा क्या फायदा हुआ, जो एक्सिस हमारी लेग का जो टेढ़ी हो गई थी लेग, वो स्ट्रेट हो गई, जो जैसे उसमें डिफॉर्मिटी आ गई थी, डिफॉर्मिटी करेक्ट हो गई। तीसरा, जो घुटना मुड़ता नहीं था थोड़ा सा भी, जैसे हमारी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन 120 डिग्री तक होती है, तो वो समझो कि 15 डिग्री मुड़ा, 20 डिग्री मुड़ा या 50 डिग्री मुड़ा, तो क्या होता है, जब हम ये सारी सरफेसिंग कर देते हैं तो वो पूरा नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में वापस आ जाता है। तो इसका ये निष्कर्ष हुआ कि नी हमारा वही है, सिर्फ उसकी एक सतह या सरफेस चेंज हुई है, बस वही चेंज हुई है। और मैं यही कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, ये बहुत ही एक जैसे आप दांतों में कैप लगाते हैं, आप घुटनों में जो हड्डी है उनमें कैप लगाइए और अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, कोई परेशानी नहीं है। और ये भी मैं बुजुर्गों से कहूंगा कि जो सुनी सुनाई बातें हैं इसके बारे में, उन पर यकीन ना करें। जिन लोगों ने ये सर्जरी करवाई है या जो लोग ये सर्जरी करते हैं, अब उनकी बात सुने, क्योंकि तीसरा कोई इंसान या फिजियोथेरेपिस्ट इसको जानता होगा जो इनकी बाद में फिजियोथेरेपी करवाते हैं। इन 3 लोगों के अलावा नी रिप्लेसमेंट के बारे में गाइड कर सकते हैं, नी रिप्लेसमेंट के बारे में असली जानकारी किसी के पास नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि बहुत सारे बुजुर्गों का ये भी मानना होता है कि फलाने ने, किसी ने हमें बताया जी उसका सक्सेस रेट ठीक नहीं हुआ, किसी ने बताया कि वो ज्यादा चल नहीं पाए, तो क्या सक्सेस रेट क्या है, पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे। दीपक जी, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें पेशेंट सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। मैंने वही बात की, एंड स्टेज आर्थराइटिस की सर्जरी है ये। अगर इसको अर्ली स्टेज में आप कर दोगे
तो पेशेंट को ज्यादा फर्क महसूस ही नहीं होगा। उनको लगेगा वो जो दर्द थी मुझे तो मैं तो पहले भी ठीक ही चल रहा था जैसे चल रही थी, अब तो क्या ही फर्क पड़ गया। और जो छोटी मोटे थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं वो उनको बड़े लगने लगते हैं कि ये कुछ खराब हो गया। तो डिससैटिस्फैक्शन का ये कारण बनता है। पहला कारण ये कि आपका जो पेशेंट सिलेक्शन है दैट शुड बी परफेक्ट, दैट शुड बी ओनली एंड ओनली एंड स्टेज आर्थराइटिस, जिसमें ऐसी पेन जो आपकी किसी भी मतलब आप 4 कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, जैसे इतनी दर्द है, रेस्ट में भी पेन हो रही है, आपका घुटना मुड़ नहीं रहा है, स्टिफ हो गया है, टेढ़ा हो गया है, और किसी भी नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। ये इंडिकेशंस हैं नी रिप्लेसमेंट करने की। इसके अलावा आपने क्या देखना कि जो नी में दर्द का कारण है वो कहीं स्पाइन के कारण तो नहीं है, वो कहीं मसल्स की वीकनेस तो नहीं, और सेकंड कि पेशेंट में और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, उनको सिर्फ नी की प्रॉब्लम होनी चाहिए और बाकी बॉडी ठीक चलनी चाहिए। क्योंकि जोड़ को चलाने वाले कौन है? मसल्स। अगर मसल्स कमजोर हुए, और मसल्स का जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है कौन है? नर्व्स, है ना। किसी को डिस्क प्रॉब्लम है, उसे नर्व्स वीक हो गई है, मसल्स वीक हो गए, उसमें आप कर दोगे तो उसमें सक्सेसफुल नहीं होगा। मेजॉरिटी केसेस में ये सर्जरी बहुत एक में सक्सेसफुल सर्जरी है, इसको सर्जरी ऑफ सेंचुरी बोलते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज को इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, इनके इतने ड्रामेटिक रिजल्ट्स हैं, लोगों को आज करवाया और कल लगता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसमें एक और सवाल है कि मान लीजिए कोई 60 प्लस में ये करवाता है, 61 62 की एज में, और उनकी एज मतलब वो 90 80 से ज्यादा या 90 साल तक जीते हैं, यानी कि सर्जरी कराने के 25-30 साल तक, तो क्या वो उसमें उनका जो चलने का सिस्टम है वो ठीक रहता है, या वापस इसकी एक एज होती है कि इतनी एज तक ही ये सरवाइव कर सकते हैं? जो स्टडीज हुई हैं, हाँ, ये घुटने की जो सर्जरीज कॉमनली हो रही है 90s के दशक में, बाहर तो फॉरेन में ज्यादा पहले से हैं, और इंडिया में 2000 के बाद आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नी रिप्लेसमेंट हुआ था, तो फिर ये पता चला था कि ये कोई चीज है और लोगों ने ढूंढना शुरू किया नी रिप्लेसमेंट क्या भला है, तो उन्होंने करवाई थी। तो वहां भी रॉन्ग कैंडिडेट सिलेक्शन थी, तो इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ही वाज ऑपरेटेड बाय वन ऑफ द बेस्ट पायनियर सर्जन्स ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, डॉक्टर रनावत। वो यूएस में बेस्ड है, मुंबई में आके उन्होंने ये सर्जरी की थी, 1 by 1 की थी। लेकिन वाजपेयी साहब को और बात ही वही करने का ना, बाकी इश्यूज बहुत है, मसल्स की कमजोरी और इश्यूज, तो इसलिए वो नहीं चल पाए। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि बाकी बॉडी आपकी बिल्कुल फिट होनी चाहिए। और जहां रही बात आपकी दूसरी की, इसकी कितनी लाइफ होती है, हाँ, इनकी लाइफ होती है। जो स्टडीज हुई हैं, अगर आप केयरफुली चलते हैं, वेट को मेंटेन करते हैं, पूरी प्रोटेक्शन इनको देते हैं, एक्सरसाइजेस प्रॉपर करते हैं, तो 15-20 ईयर्स का एवरेज लाइफ स्पैन इनका रहता है। और जो 60 इयर्स में भी करवाते हैं, तो जो आपका एक्टिव एज है वो आपका इसमें कंफर्टेबली निकल जाएगा। कोई इशू आता भी है तो रिविजन्स आर आल्सो पॉसिबल। अच्छा, उसमें भी रिवीजन? यस, अगर बीच में इंसर्ट डालते हैं हम, अगर वो घिस जाता है, उसमें कोई इशू आ जाता है, जो कंपोनेंट्स में कोई इशू आता है, तो दे कैन बी रिवाइज्ड, और उतना ही सेफ है जितनी ये सर्जरी सेफ है। डॉक्टर साहब, इसमें एक और क्वेश्चंस बहुत सारे बुजुर्गों का ये भी रहता है कि क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो विदाउट सर्जरी क्योरेबल है, या उसका लास्ट ऑप्शन सर्जरी ही है? वही मैंने कहा कि फर्स्ट 3 स्टेजेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें आप मेडिसिन्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स ले लीजिए, आप एक्सरसाइजेस करके अपने मसल्स को स्ट्रांग कीजिए। कुछ प्रिकॉशंस जैसे चौकड़ी मारना, पैरों के बाहर बैठना, ये मना करते हैं। स्टेयर्स चढ़ाई, वेट को कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है वेट कंट्रोल, क्योंकि 1 kg बॉडी वेट बढ़ने से नीज पे 4-5 किलो स्ट्रेस बढ़ता है। और रिवर्स कर लीजिए, 1 kg बॉडी वेट कम करने से 4-5 किलो स्ट्रेस कम होगा, और उतनी ही कम स्पीड से वो घिसेंगे। तो इसको प्रोटेक्ट करने का सबसे एक इंपॉर्टेंट मंत्र, पतले रहिए और सुखी रहिए और अपने घुटनों को ठीक रखिए। अपना बॉडी मास इंडेक्स होता है हमारा हाइट के हिसाब से वेट, अगर आप उसको मेंटेन करते हैं या उससे थोड़ा सा नीचे रहते हैं तो आपके घुटनों की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मिनिमम एज इस सर्जरी की क्या है और मैक्सिमम एज क्या है? देखिए, अगर एंड स्टेज आर्थराइटिस जल्दी हो गई है, 40s में भी लोगों को करवाना पड़ता है, तो एज इसमें नहीं मैटर करती। इसमें नी की कंडीशन मैटर करेगी, और एज भी क्रोनोलॉजिकल एज नहीं मैटर करती, फिजियोलॉजिकल एज। फिजियोलॉजिकल हम बोलते हैं, जैसे आपके देखते हो कि पुराने बुजुर्ग जो हैं 90 साल के भी आज के 60 साल से ज्यादा एक्टिव हैं, तो हम उसको देखेंगे फिजियोलॉजिकल कौन किसकी एक्टिविटी कितनी और बॉडी के मेडिकल फिटनेस कैसी है फॉर अंडरगोइंग सर्जरी, बिकॉज सर्जरी इज अ स्ट्रेस। तो उसमें हमने फिटनेस देखनी है, सारे टेस्ट होते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, और सारे उनसे चेक्स उनसे गुजर के ही हम डिसाइड करते हैं कि सर्जरी करनी है। समटाइम्स वी रिफ्यूज ऑल्सो,
जब हमें लगता है कि रिस्क बेनिफिट रेशो देखनी है, रिस्क बहुत ज्यादा है और बेनिफिट बहुत कम है, वी डोंट डू दिस सर्जरी, फिर हम नॉन ऑपरेटिव पे ही जाते हैं, कंजर्वेटिव मेथड्स पे ही जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट फिट है और पेशेंट के ही इज अ सूटेबल कैंडिडेट, सूटेबल पेशेंट फॉर अंडरगोइंग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, इससे बढ़िया सर्जरी कोई नहीं। डॉक्टर साहब, आप कितने सालों से ये सर्जरीज कर रहे हैं और अभी तक का मतलब आज अगर जब हम आपने शुरू की होंगी या आज का रिजल्ट आप देखें, अब ज्यादा लोग आ रहे हैं पेशेंट करवाने में वॉलंटरली या फिर पहले से कम हुए? नहीं, इसमें मैंने स्टार्ट की थी लगभग 10 साल हो गए हैं, तो अराउंड 10 इयर्स, और नारायणा हॉस्पिटल में ही मुझे 8वां साल है। अच्छा। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी थी आते ही। तो नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, और इसका बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि क्योंकि ये कॉस्टली सर्जरी है। 2.5 से 3 लाख, 2 से 2.5 लाख का पैकेज होता है। नहीं, एक पर नहीं, दोनों का कोई 4 लाख के अराउंड होता है। वो वेरी करता है कि आप रूम ले रहे हैं या प्राइवेट या सेमी प्राइवेट या जनरल। 2 से 2.5 लाख। यस यस, ये रहता है, तो हर एक के लिए अफोर्डिंग नहीं है, जिनका इंश्योरेंस है, जिनका वो है। लेकिन सबसे अच्छी बात जम्मू कश्मीर में ये हुई और कि आयुष्मान भारत यहाँ पे आया और ये सर्जरी आयुष्मान भारत में कवर्ड थी और हमारा हॉस्पिटल आयुष्मान भारत में पैनल था। जब से ये हुआ है तो गरीब से गरीब आदमी ने भी आके करे। मेरा फोकस यहाँ, मैंने अगर सबसे ज्यादा सर्जरीज की हैं मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की, क्योंकि गांव के लोगों में मैसेज पहुंचा के कैंप्स लगा के उनको समझाया कि आप कराइए। और मुझे आज सेटिस्फेक्शन है कि वो कच्चे मकान में रहने वाले लोग भी नी रिप्लेसमेंट करा के बैठे हुए। मेरे पास एग्जाम्पल, आपने कई लोगों को चला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसी हालत में बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल, अब किसी को कैसे बोल सकते हैं जिसको 10 साल में जो 2-2.5 लाख रुपए जोड़ता हो, उसको कैसे बोलेंगे कि और भला हो उस सोच का जिन्होंने इस तरह की स्कीम बनाई और इन लोगों को फायदा हुआ। मैं ग्राउंड पे इसका इंपैक्ट देख रहा हूं और जैसे ही मैं देखता हूं, माय ग्रेटिट्यूड गोज फॉर प्राइम मिनिस्टर हु थॉट ऑफ दिस स्कीम। बिल्कुल, ये सोच लाना जम्मू कश्मीर में तो ज्यादा इस स्कीम का फायदा बिल्कुल सबको दी, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी का कार्ड नहीं बनेगा। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट हो, उससे नंबर हमारा बहुत बड़ा, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल कोई इशू ही नहीं है। सिर्फ पेशेंट को आपने समझाना है कि आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी उनको एप्रीहेंशन दूर करेंगे, फाइनेंशियल में वो आपके सरकार देख रही है। तो आपको अगर चलने में दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर साहब से जरूर कंसल्ट करिए। और बात यह है कि बुजुर्गों को अपने आप को ज्यादा देर तक चलाते रहने के लिए बहुत जरूरी है कि अपने घुटनों की सर्जरीज करवाएं अगर इसकी जरूरत है। और दूसरी चीज ये है कि अगर युवा और यूथ चाहते हैं, मुझे लगता है डॉक्टर साहब की वो इस सर्जरी की नौबत ना आए, तो फिट रखें। फिट रखें। देखिए, छोटा सा मंत्र है इसमें, 3 चीजें मैटर करती हैं। आपने अगर अपनी बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ ठीक रखनी है, आपका खान पान, आपका एक्सरसाइज और आपकी जो जिसको हम कहते हैं टू गिव अप बैड हैबिट्स, है ना। अपना वेट मेंटेन रखिए, जैसे मैंने बोला एक मंत्र छोटा सा दिया, अपना वेट बॉडी मास इंडेक्स से आपको घुटनों की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, एक और चीज है, डेंगू और चिकनगुनिया के बहुत सारे पेशेंट्स को जॉइंट्स में पेन्स की जो दिक्कत आ रही है, तो वो भी कोई सीरियस प्रॉब्लम है या वो एक टाइम के साथ ठीक हो जाता है? वो लास्ट ईयर से हमने देखना शुरू किया। इसको हम यूजुअली बोलते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस, क्योंकि जो इन वायरसेस के टॉक्सिन्स होते हैं वो जब तक बॉडी से नहीं जाते तो उसकी रिएक्शन में क्या होता है, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होना शुरू होती है। इस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जैसे होता है, जो गठिया बोलते हैं, उसमें भी ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है कि हमारे जॉइंट्स को ही, नॉर्मल टिश्यूज को ही वो टारगेट करना शुरू करते हैं। वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टॉक्सिन्स खत्म होते हैं तब वो बेटर होना शुरू। दिस इज ए रिवर्सिबल थिंग, लेकिन ये देखने में मिला है लास्ट ईयर और इस साल भी काफी पेशेंट्स को 6-6 महीने तक प्रॉब्लम रही है। तो अभी ओवरऑल आपका यही कहना है कि जो यूथ है, यंग लोग हैं, उनको अपनी हड्डियों का ध्यान बहुत रखना चाहिए और अपने बॉडी वेट को फिट रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी खान पान, आप हेल्दी डाइट लीजिए, टेस्टी कभी कभी चलेगा, जंक फूड रोज नहीं, महीने में एक बार चलेगा। स्मोकिंग ड्रिंकिंग से दूर रहिए। और आज, क्योंकि आज का युग है मैकेनिकल युग, कि आपने गाड़ी में जाना, स्कूटी पे जाना नहीं, पैदल चल के जाइए। 10,000 स्टेप्स से ज्यादा का टारगेट रखिए। आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट भी बनिए, उसमें स्टेप्स आ जाते हैं, वो भी देखिए। 10,000 से ज्यादा रखेंगे। एक अमूमन एक आदमी को कितना चलना चाहिए रोज? वही एक एवरेज वही है कि 10,000 स्टेप का जो कैलकुलेशन हुआ है, या वो पूरा करिए। आप लगा लीजिए, रोज अलार्म लगाते हैं, ये भी लगाइए, और आप अपने आप को फिट रखेंगे। और सबसे जरूरी एक्सरसाइजेस, जोड़ों की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस वो करनी है। और बाकी यही है कि
राइट इंफॉर्मेशन भी रखनी और राइट इंफॉर्मेशन फैलानी भी है। सर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, लास्ट सवाल है, कितना ज्यादा अफेक्ट करता है ऑर्थो के प्रॉब्लम्स को? ऑर्थो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों हड्डियों के दुश्मन हैं। हड्डियों को वीक करते हैं। किसी को भी फ्रैक्चर होता है, स्मोकर है और शराब पीते हैं, हड्डी इतनी आसानी से नहीं जुड़ती। तो बोन हेल्थ के लिए ये बहुत डेंजरस है और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए भी ये खराब है। तो इसलिए स्टे अवे फ्रॉम बोथ दीज थिंग्स। ओकेजनली चल सकता है, लेकिन ये बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए एडिक्ट नहीं। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सीधी सी बात है, लाइफ का सीधा सा मंत्रा है कि आपको फिट रहना है, चलना है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग से दूर रहना है, अच्छा खाना है, अच्छी लाइफ जीनी है, अगर आपको नी रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जाना है। और अगर आपको ये दिक्कत आ जाती है तो फिर डॉक्टर साहब ने जो सारी चीजें बताई आपको सारा फॉलो करना है। और बड़ी चीज ये है कि वहमों में जाने से बचिए, सही इंफॉर्मेशन लीजिए, सही कंसल्टेंट के पास पहुंचिए। तो उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी चलते रहें और चलते चलते जो है जीवन को अच्छे से बिताएं। बहुत धन्यवाद।